Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Let's learn some newspaper vocabulary. Recently, we have witnessed this unfortunate event where Israel did bombardment on Gaza Strip and where 44 Palestinians were killed, including 15 children. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. May Allah subhanahu wa ta'ala protect them and give them strength. So, I have picked this article from Al Jazeera and selected few vocabulary words from that article. I'll provide the link of that article in description if you want to read that article. So let's learn with our newspaper vocabulary words. Our first newspaper vocabulary is truce. Truce means an agreement between two groups, people to stop fight or for a certain period of time. देखिए, ट्रूस का मतलब होता है मुआहदा होना जंगबंदी का। दो लोग जो आपस में लड़ रहे हों या दो ग्रुप्स जो आपस में लड़ रहे हों, उनके दरमियान में अगर थोड़ी देर के लिए ये मुआहदा हो जाए कि हम इतने टाइम के लिए, इतने वक्त के लिए अब हम ये लड़ाई रोक रहे हैं, तो इसको ट्रूस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अच्छा, मैंने जो ये सेंटेंसेस हैं ये उस आर्टिकल से एज इट इज लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने इस वर्ड को, इस न्यूज़पेपर का जो वोकैबुलरी थी, इसको किस अंदाज में यूज़ किया है ताकि आपको उसके सेंस अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो। तो ये जो सेंटेंस है वहीं पर था, ये हेडलाइन थी उस आर्टिकल की जिसमें लिखा हुआ था कि इजराइल पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद डिक्लेयर ट्रूस इन गजा। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वहाँ पर एक ग्रुप है जो फाइट कर रहे हैं इसराइल के साथ। तो इसराइल और जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने अनाउंस किया, लोगों के सामने ऐलान किया ट्रूस का गजा के अंदर कि हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा हुआ है। ठीक है। अगला जो हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है फ्लरी। फ्लरी का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी। देखें, कोई एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए बड़ी तेज़ी से हो तो उसको फ्लरी कहते हैं। इसको ज़्यादातर फ्लरी वर्ड को यूज़ किया जाता है स्नो के लिए। स्नो फ्लरी, जब किसी इलाके में एकदम से जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो और वो बड़ी तेज़ी से हो और थोड़े से पीरियड के लिए हो, तो उसको लोग स्नो फ्लरी कहते हैं। ठीक है। तो उसी अंदाज में कोई और एक्टिविटी ऐसी हो जो कि बड़ी तेज़ी से हो लेकिन कुछ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, कुछ देर के लिए हो। ठीक है। तो जैसे ये आर्टिकल में इसको इस तरह से यूज़ किया गया था इस वर्ड को कि द ट्रूस बिगेन एट 11:30 लोकल टाइम ऑन संडे, के संडे वाले दिन वहाँ पर का जो लोकल टाइम था 11:30 पीएम का, जो वहाँ के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, उधर इसराइल के और पैलेस्टाइन के हिसाब से, तो वहाँ पर जो है वो ट्रूस जो है ना, वो माहिदा जो है वो स्टार्ट हुआ, उसका आगाज हो गया कि अब माहिदा जो ट्रूस जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। आगे वो लिख रहे हैं कि डिस्पाइट अ फ्लरी ऑफ इजरायली एयर रेड्स एंड पैलेस्टीनियन रॉकेट अटैक्स अप अंटिल द लास्ट मिनट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिस्पाइट, बावजूद इसके, कि फ्लरी ऑफ इजरायली एयर रेड्स, के इजराइल की तरफ से एयर रेड्स जो थे वो पैलेस्टीनियन इलाके में, जो गजा का इलाका है वहां पर आ रहे थे, और पैलेस्टीनियन रॉकेट अटैक्स, कि पैलेस्टाइन के जो रॉकेट अटैक्स थे वो इजरायली इलाकों में जा रहे थे, मतलब ये फ्लरी हो रही थी, ये एक एक्टिविटी हो रही थी। अब अनटिल द लास्ट मिनट, आखिरी टाइम तक, आखिरी मिनट तक जो है ना उन दोनों के दरमियान में ये फ्लरी हो रही थी कि इसराइल भी अपने जो है वो एयर रेड्स उधर कर रहा था, अटैक कर रहा था, फायर कर रहा था, और जो पैलेस्टीनियन थे वो भी अपने रॉकेट अटैक्स उधर कर रहे थे। तब जो है ना वो जंगबंदी जो है वो उसको उसका आगाज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वो है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है टू स्टॉप एन एक्टिविटी। इसको मैंने रिसेंटली, इस वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप उसको जाकर उस लेसन को देख सकते हैं। देखिए, कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है और उसको रोक देना, उसका मतलब होता है हॉल्ट कर देना उसको। ये वर्ड आप बहुत सुनते हैं, आर्मी मैन बहुत यूज़ करते हैं जब वो परेड कर रहे हो, ये जो मार्च कर रहे होते हैं, तो आप देखिएगा कि जब वो परेड कर रहे होते हैं तो जो उनका कमांडर होता है वो बोलता है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब ये होता है रुक जाओ, मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको रोक देने को हॉल्ट कहते हैं। अब इसको उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था आर्टिकल में, while both sides had agreed to halt the fighting, each has warned the other that it would respond with force to any violence। ठीक है। while, जबकि both sides, दोनों sides जो हैं, they agreed to halt the fighting, के उन्होंने इस बात पे रजामंदी जाहिर की, वो मतलब राजी हुए, अग्री हुए कि हम होल्ड कर देते हैं फाइटिंग को, जो हमारी जंग हो रही है, जो हमारी लड़ाई हो रही है उसको हम रोक देते हैं। ईच हैज वांट दी अदर, उन दोनों में से
हर एक ने दूसरे को इस बात की वार्निंग दी, उन्होंने वार्न किया दैट इट वुड रिस्पॉन्ड विद फोर्स टू एनी वायलेंस, कि अगर कोई वायलेंस किया ना तो फिर हम जो है वो बहुत ही फोर्स के साथ इसका जवाब देंगे, बहुत सख्ती के साथ इसका जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ जजिंग और डिसाइडिंग द अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। असेसमेंट का मतलब होता है जायजा लेना, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि किसी चीज़ की आपने अगर ये देखा कितनी अमाउंट होगी इसकी, किसी अमाउंट का जायजा। जैसे हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं, कुछ परचेज करने जाते हैं, अच्छा ये कितने का होगा, इतने का होगा, ये आप जायजा लगा रहे हैं उसकी कीमत का, उसकी अमाउंट का, या किसी चीज़ की वैल्यू का कि इसकी वैल्यू कैसी है, किसी चीज़ की क्वालिटी का। जैसे हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो उसको पकड़ के हम उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं ना, उसको पकड़ के हाथ से देखते हैं कि अच्छा कैसी क्वालिटी है इसकी, तो वो हम असेसमेंट कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटी की, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस की, क्वालिटी की, अमाउंट की अगर आप उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं, तो उसको असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने इस वर्ड को इस तरह से यूज़ किया था, द म्यूनसिपैलिटी ऑफ गजा दे विल सेंड देयर इक्विपमेंट टू रिमूव द रबल एंड ट्राई टू डू एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। रबल मैंने जो वर्ड है ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, रबल कहते हैं मलबे को। जब भी कहीं पर जैसे डिस्ट्रक्शन वगैरह होती, तबाही वगैरह होती किसी भी वजह से, तो जो बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती हैं ना, तो उनका जो मलबा होता है, जो भी ईंटें और जो भी सीमेंट और जो भी सारा कुछ जो एक बिल्डिंग के गिरने का जो मलबा होता है, उसको रबल बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी ऑफ गजा जो है वो अपनी इक्विपमेंट भेजेगी ताकि वहां पर जितना भी मलबा पड़ा हुआ है उसको रिमूव करे, और उसके बाद फिर इनिशियल इब्तदाई जायजा ले, इनिशियल असेसमेंट के इब्तदाई जायजा ले कि कितनी तबाही हुई है। डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही, के कितनी वहां पर तबाही हुई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एनक्लेव। एनक्लेव कहते हैं एन एरिया ऑफ कंट्री और सिटी वेयर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लिव। देखिए, एनक्लेव कहते हैं कोई मुल्क है या कोई शहर है, उस मुल्क के अंदर या उस शहर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ पर कोई मखसूस किस्म के लोग रह रहे हैं। वो मखसूस जो हैं वो लोग कोई ख़ास किस्म के, वो रिलीजन की बुनियाद पे भी हो सकते हैं, वो किसी और इलाके से आए हुए लोग भी हो सकते हैं, कोई कल्चर की बुनियाद पे हो सकते हैं, जिनका अपना एक मखसूस कल्चर या अपना रिलीजन या कोई अपनी एक खासियत हो जो उनको उस मुल्क में या उस शहर के जो बाकी रहने वाले लोग हैं उनसे डिफरेंट करे। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं जहाँ पर जस्ट जो है वो क्रिश्चियंस रहते हैं, तो वो क्रिश्चियंस एनक्लेव कहला सकता है उतना इलाका। या जैसे इंडिया के अंदर रहते हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ के छोटे, आप देखिएगा माइनॉरिटीज़ हमेशा छोटे छोटे अपने ही इलाके बनाकर किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जैसे कुछ आबादियाँ हैं जो जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, तो वो मुस्लिम एनक्लेव्स कहला सकते हैं। इसी तरह से इसराइल और फ़लस्तीन का आप लगा सकते हैं कि जहाँ जिन इलाकों में फ़लस्तीनियंस रहते हैं उसको फ़लस्तीनियन एनक्लेव कहते हैं, और जिन इलाकों में इजरायली रहते हैं उनको इजरायली एनक्लेव कहते हैं, या उनको जूइश एनक्लेव भी कहा जा सकता है, या मुस्लिम एनक्लेव भी कहा जाए जहाँ पर मुस्लिम फ़लस्तीनियन मुस्लिम्स रह रहे हैं और वहाँ पर क्रिश्चियंस भी रहते हैं, फ़लस्तीनियन क्रिश्चियंस भी रहते हैं, जो या आप अरब्स एनक्लेव भी कह सकते हैं उसको। तो जहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं उनको क्रिश्चियंस एनक्लेव कहा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी इलाका कोई भी शहर या कोई भी कंट्री जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे इलाके हों जहाँ पर कोई मखसूस टाइप के लोग रह रहे हों, उनको उसको एनक्लेव कहते हैं। अब इसको उन्होंने यूज़ इस तरह से किया था इस वर्ड को कि फ्यूल ट्रक्स passed from Israel into the Palestinian enclave, के जो फ्यूल के ट्रक हैं जो फ्यूल कैरी कर रहे होंगे, लेके जा रहे होंगे, वो गुजरे इसराइल से इनटू, इसराइल के इलाकों से वो फ़लस्तीनियन एनक्लेव में गुजरे, ठीक है। जो जहाँ पे फ़लस्तीनी लोग रहते हैं उस इलाके में वो गए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वो है फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू बिकम लेवल, किसी चीज़ को लेवल करना, सीधा करना, बिल्कुल उसको जो है ना फ्लैटन करना कहते हैं। फ्लैट करना कहते हैं ना, फ्लैटन उसी का मतलब है। जैसे हम कपड़ा बिछाते हैं तो हम उसको हाथ से ऐसे सीधा करते हैं ना कि उसकी हर सिलवट जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हम उसको लेवल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बराबर हो जाए, तो वो फ्लैटन उसको किया जा रहा है, ठीक है। अब इस वर्ड को उन्होंने किस सेंस में, किस तरह से अंदाज में यूज़ किया, आप देखिए ज़रा कि इसराइल ऑन फ्राइडे लॉन्च्ड इट्स हैवी bombardment of Gaza, flattening buildings and striking refugee camps
across the territory, कि इसराइल ने जो फ्राइडे को अपनी हैवी बम्बार्डमेंट जब उसने लॉन्च की गजा के ऊपर, तो उसने क्या किया कि जो वहां की इमारतें थी उनको फ्लैटन कर दिया। मतलब क्या फ्लैटन करने का मतलब ये कि वो बिल्कुल जमीन के उनको लेवल पे लगे, मतलब सारी इमारतें इतनी तबाह हो गई कि कुछ भी नहीं उसका बचा, वो बिल्कुल जमीन बोस जिसको कहते हैं ना वो हो गई, कि जमीन के लेवल पर वो आ गई, वो फ्लैटन हो गई, गिर गई वो नीचे, ठीक है। और स्ट्राइकिंग रेफ्यूजी कैंप्स, और जाहिर है वो जो बम्बार्डमेंट कर रहे थे तो वो रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर भी उनकी बम्बार्डमेंट गिर रही थी, तो स्ट्राइकिंग जहाँ पर रेफ्यूजीज रह रहे थे, ठीक है, अक्रॉस द टेरिटरी जितना भी वो इलाका है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है न्यूज़पेपर का वोकेबलरी का, वो है इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है वेरी पुअर। जब कोई गरीब होता है हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पुअर, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहना हो ना कि बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा जो गुर्बत होती है, उसके लिए ये वर्ड impoverished यूज होता है। इसको उन्होंने आर्टिकल में इस तरह लिखा हुआ था, द फाइटिंग वॉज द वर्स्ट इन गजा सिंस एन 11 days war last year that killed at least 250 people in the impoverished coastal enclave। कि जो फाइटिंग थी गजा के अंदर वो इतनी वर्स्ट थी कि जो लास्ट ईयर हुई थी फाइटिंग, 11 दिन की, जो 11 दिन रही थी, लास्ट ईयर भी हुई थी, उसमें 250 पीपल जो थे वो मारे गए थे इन दी इम्पोवरिश्ड कोस्टल एनक्लेव, ठीक है। अब इसको समझ लें कि वो इलाका इम्पोवरिश्ड गुर्बत वाला इलाका, एनक्लेव मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई मखसूस इलाका जहाँ मखसूस टाइप के लोग रह रहे हैं, और बहुत गरीब इलाका, और कोस्टल कहते हैं ऐसा इलाका जो कि समुंदर के किनारे पे होता है, ठीक है। जहां पर समुंदर के किनारे पे लोग रह रहे होते हैं उसको कोस्टल कहते हैं, ठीक है। जैसे कोस्टल एरिया या कोस्टल उस इलाके को बोला जाता है कि जो कि समुंदर के किनारे का जो एरिया होता है या जो वहाँ का इलाका होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो है ले डाउन। ले डाउन जो है ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू स्टेट ऑफिशियली। देखिए, ले डाउन का एक मतलब तो ये होता है नीचे रखना। जैसे आप कह सकते हैं कि शी लेड डाउन द पेन, उसने पेन नीचे रखा, या ले डाउन द फोर्क, या ले डाउन द ग्लास, कि उसने ग्लास नीचे रखना। किसी भी चीज को नीचे रखने को ले डाउन करना कहते हैं। अब इसका एक फॉर्मल मतलब है इस फ्रेजल वर्ब का, टू स्टेट ऑफिशियली, अपनी बात को दूसरों के सामने रखना, उसको भी ले डाउन कहते हैं। और ऑफिशियली रखने का मतलब कि कोई अपनी डिमांड दूसरों के सामने रखना, कोई अपना क्लेम दूसरों के सामने रखना, ठीक है, अपनी कोई कंडीशन दूसरों के सामने रखना, ले डाउन करना उसको भी कहते हैं। जैसे कि इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि दी इस्लामिक जिहाद लेज डाउन इट्स कंडीशंस, के जो इस्लामिक जिहाद वहाँ पर जो ग्रुप जो है वो काम कर रहा है, उन्होंने अपनी जो भी कंडीशंस थी, उनकी जो भी डिमांड्स थी, जो भी चीज थी, उन्होंने वो अपनी वो सामने रखी, बताई, उन लोगों को बताई कि हमारी ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है एक्शन इज टेकन टू प्रिवेंट अनप्लेजेंट इवेंट फ्रॉम अकरिंग। कोई ऐसा एक्शन जो इसलिए लिया जाए कि कुछ अनप्लेजेंट चीज को से बचने के लिए, कुछ बुरा जो हो आपके साथ ना हो जाए उससे बचने के लिए आप जो एक्शन लेते हैं ना उसको प्रीएम्प्टिव एक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई खतरा है कि हाँ हाँ हमारे घर में चोरी हो सकती है, तो आप सीसीटीवी कैमरास अपने घर में लगाते हैं, आप एक गार्ड जो है अपने घर में रख लेते हैं। ये आपके प्रीएम्प्टिव एक्शंस है, आप बचने के लिए, कि कोई खुदा ना खास्ता कोई चोर ना रात को घुस आए। आप अलार्म्स लगाते हैं अपने डोर पे, और जो भी इस तरह की सिक्योरिटी की जितनी भी मेजर्स होती है, तो ये सारे जो आपने लिए हैं एक्शंस, ये प्रीएम्प्टिव एक्शंस हैं कि कुछ अनप्लेजेंट होने से बचने के लिए, ठीक है। जैसे पुलिस जो है अगर उसको कहीं पे दंगे फसाद वगैरह का खतरा हो तो वहां पर कर्फ्यू नाफिज हो जाता है, तो ये प्रीएम्प्टिव एक्शंस हैं कि ताकि उस अनप्लेजेंट चीज को होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो इसको उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि इजरायली फोर्सेस लॉन्च्ड व्हाट दे कॉल्ड प्रीएम्प्टिव रेड्स ऑन द गजा स्ट्रिप, कि जो अभी उन्होंने गजा स्ट्रिप के ऊपर इतनी उन्होंने जो बम्बार्डमेंट की है, इसको उन्होंने कहा है कि ये हमारा प्रीएम्प्टिव एक्शन है। हमने जो है वो बचाव के लिए ये वाला काम किया है, वरना हमारे ऊपर जो है वो अटैक हो सकता था, ठीक है। तो हमने प्रीएम्प्टिव एक्शंस लिए हैं, ये हमने अपने बचाव के लिए ये किया है, कि उस चीज से बचने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी का मतलब होता है एन एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू हार्म समवन हु हैज डन समथिंग टू हार्म यू। देखें,
रिटेलिएटरी एक्शन ऐसा एक्शन होता है जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया, खुदा ना खास्ता, अब आप कहते हैं इसने मेरे साथ ये किया ना, मैं भी अब इसके साथ ये करूंगा, तो वो जो आप बदले में कर रहे हैं ना उसके साथ, वो आपका रिटेलिएटरी एक्शन है, और जो आप कर रहे हैं आप रिटेलिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो भी उसके उससे बदला लेने के लिए जो भी आपने किया है वो आपका रिटेलिएटरी एक्शन है, और आपने चूंकि बदला लेने के लिए कुछ किया है तो आपने रिटेलिएट किया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब उन्होंने आर्टिकल में इसको इस तरह से लिखा हुआ था, इसराइली फोर्सेस लॉन्च्ड व्हाट दे कॉल्ड प्रीएम्प्टिव रेड्स ऑन द गजा स्ट्रिप टू प्रिवेंट एनी रिटेलिएटरी अटैक्स, ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि इसराइली जो फोर्सेस थी उन्होंने कहा, ये चूंकि पिछली लाइन जो थी ना उसमें चूंकि दो वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन करने थे, तो वो प्रीवियस और इसको मैंने फिर इकट्ठा अब लिखा है कि इसराइली फोर्सेस जो है उन्होंने प्रीएम्प्टिव, उन्होंने ये कहा कि जो भी हमने ये किया है हमारी प्रीएम्प्टिव रेड्स हैं ऑन गजा स्ट्रिप टू प्रिवेंट एनी रिटेलिएटरी अटैक्स, कि हमारे ऊपर जो रिटेलिएटरी अटैक्स आने थे गजा की साइड से, जो भी इस्लामिक जिहाद वो जो ग्रुप है उनकी तरफ से जो हमारे ऊपर एक बदले के लिए जो हमारे ऊपर अटैक्स आने थे, तो हमने उसके बचाव के लिए हमने गजा के ऊपर जो है वो इस तरह से हमने रेड्स किया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है जो वर्ड है वो है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड कहते हैं लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। देखें, कोई चीज अगर वो जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा देर के लिए वो चीज रह जाए तो आप उसको कहेंगे कि चीज प्रोट्रैक्टेड हो गई है। जैसे कि कहीं पर कोई हड़ताल हुई, आपको लगा 2 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए चल जाती है, वहां पर वो हड़ताल ज्यादा देर, वो स्ट्राइक जो है वो ज्यादा देर जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाती है, तो आप जो वो हड़ताल है वो प्रोट्रैक्टेड हो गई है, ठीक है। कि वो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी देर में शायद ये चीज खत्म हो जाएगी, वो नहीं हुई खत्म, वो लंबी हो गई, तो वो प्रोट्रैक्टेड हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको उन्होंने इस तरह से आर्टिकल में यूज किया था कि देयर वाज अ कंसर्न दैट इफ दिस ऑपरेशन वाज प्रोट्रैक्टेड एंड द डेथ टोल कंटिन्यू टू राइज, कि वहां पर इस चीज का कंसर्न है, इस चीज के बारे में सोचा जा रहा है, लोगों को ये चीज परेशान वहां पे करी कि अगर ये जो ऑपरेशन है ये ज्यादा लंबा चला, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये इतने दिनों में खत्म हो जाएगा, उतने दिनों में ना खत्म हुआ और ज्यादा लंबा चला, तो जो डेथ टोल है, मतलब लोगों की जो मरने की वो जो है नंबर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रे। फ्रे का मतलब होता है टू बिकम नर्वस और इजीली अनाउड अनॉइड, आई एम सॉरी, अनॉइड, इजीली अनॉइड, ठीक है। कि कोई फ्रे का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान जो वो चाह रहा है कि ये चीज़ें इस तरह से हो, अगर वैसे ना हो, और वो होता है ना कि वो नर्वस हो जाता है, उसको गुस्सा सा आता है और उसको समझ नहीं आती कि मैं इसको क्या करूं, तो वो जो कंडीशन होती है ना उसको फ्रे बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि दैट परहैप्स हमास माइट एंटर द फ्रे, कि जो मैंने पिछला जो था, क्योंकि वो कट करके आगे लिखा है अगला सेंटेंस उसका, कि अगर ये लंबी ज़्यादा देर तक ये ऑपरेशन चलता है और डेथ टोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा लोगों की जो है ना वहाँ पर मतलब डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से जो हमास है हो सकता है कि वो फ्रे में चला जाए, मतलब कि वो जो है ना वो गुस्से में चला जाए, और हो सकता है कि ये लड़ाई मजीद जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो फ्रे में, हमास फ्रे में जा सकता है, कि वो गुस्से में जा सकता है। Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.